प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए। हिंदी में एक टॉपिक जो आपका 8th क्लास से लेकर के और आगे तक चलता रहता है। अगर आपके पास हिंदी है, 8th क्लास में भी है, 9th 10th में भी कुछ टॉपिक पूछा जाता है। 11th और 10th जब आप काव्य सौंदर्य भाव्य सौंदर्य करते हो तब आता है, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी बेटा ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका अलंकार। देखो बेटा, अलंकार होता क्या है? सब ये कहते हैं कि हाँ अलंकार बहुत ईजी हैं, कोई कहता है बहुत हार्ड है। कुछ नहीं है बेटा। अलंकार में करना क्या है? थोड़ी सी चीज़ समझनी है, अपना दिमाग उड़ाना है, एक ट्रिक देखनी है कि हाँ हमें अलंकार की कैसे पहचान होगी। देखो, सबसे पहले अलंकार का मतलब क्या है? देखो, एक किताब की लैंग्वेज से थोड़ा हटके मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जिस प्रकार एक महिला को, एक औरत को सजने और संवरने के लिए आभूषण, गहने, उनकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कविता को सुंदर बनने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है वो मैंने आपको बताया। उसका शाब्दिक अर्थ है गहना, आभूषण। अब देखो अलंकार के टाइप, वैसे 8th 9th क्लास में लेकर चलते हैं हम आपको कि अलंकार के 2 टाइप होते हैं। नंबर एक होता है शब्द अलंकार, और दूसरा है आपका अर्थालंकार। देखो, एक शब्दालंकार है और दूसरा अर्थालंकार है। शब्दालंकार क्या होता है कि जिस कविता में शब्दों के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ी हो, और अर्थालंकार जिस कविता में कविता के अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ी हो, उसको अर्थालंकार कहेंगे। शब्दालंकार कौन कौन से हैं आपके? जैसे आपका अनुप्रास, दूसरा आपका यमक, और एक आपका सलेख। ये आपके क्या है? शब्दालंकार है। तो ऐसी आपके क्या है? अर्थालंकार। जैसे आपका उपमा अलंकार, उपमा के बाद आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, अन्योक्ति, मानवीकरण, रूपक अलंकार, ये अलंकार आपके क्या हैं? देखो बेटा, वैसे तो आपके टॉपिक में यही है अलंकार, और ये है जैसे संधि अलंकार है, भ्रांतिमान है, ठीक है, और भी अलंकार के ही हैं, लेकिन जो मेन है बेटा वो मेन आपको बता देते हैं कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। देखो बेटा, अनुप्रास अलंकार होता क्या है कि अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है बेटा कि जिस कविता में, जिन पंक्तियों में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। देखो, जैसे चाहे वो वर्ण स्टार्टिंग में आया हुआ हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो लास्ट में आया हुआ हो। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि एक शब्दों के बीच में, मान लीजिए 2 शब्द हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका कूके लगी कोयले, कदम पर बैठी फेरी। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ स्टार्टिंग में कै है और यहाँ लय है, तो दोनों एक जैसे नहीं है। अब आगे पढ़िए, कोई बीच में देखा हमने यहाँ 2 शब्दों के बाद कै, कोयले और कदम। तो यहाँ पर देखो ये भी कै मिला हुआ है और ये भी कै है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक वर्ण 2 बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बेटा? आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। जैसे आपका देखो, सुनो, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बेटा आपने ये लिख दिया रघुपति राघव राजा राम। तो ध्यान से देखिए इसमें एक बार क्या लिखा हुआ है बेटा, रे 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 और रे। यहाँ रे वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ आपका, अनुप्रास अलंकार हुआ। एक है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अभी ध्यान से देखो इसमें भी यहाँ तय 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 और तय। यहाँ तय तय के कारण कौन सा अलंकार हुआ का, अनुप्रास। आपने क्या देखा है, क्या समझा आपने, फिर सुनिए एक बार कि जिस कविता में जिन लाइनों में एक शब्द दो बार, शब्द का मतलब बेटा वर्ण, सॉरी शब्द नहीं वर्ण, हाँ एक वर्ण दो या दो से ज़्यादा बार आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास के लिए समझाया आपके। अब देखिए अगला अलंकार हम आपको बताते हैं, उपमा। अब देखो बेटा उपमा अलंकार क्या है। अब नु कहे सर उपमा की पहचान कैसे करें, कि आपने देखो यमक अलंकार की पहचान की है कि जहाँ पर दो वर्ण एक साथ आ जाए। ऐसी बेटा अनुप्रास उपमा में क्या है, उपमा में ये देखना है जिस कविता में सा से सी सदृश सरिस समान समतुल्य ये शब्द है बेटा। अगर इनमें से एक भी शब्द आपको उस लाइन में मिल जाता है तो बेटा आंख बंद करके आपको लिखना है कि ये उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी ढेरी थी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आया हुआ है, सी। तो सी आने के बाद कौन सा अलंकार हुआ इसमें, उपमा अलंकार। ऐसी है देखो, जैसे पीपर पात पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर देखो बेटा कि पीपल के पत्ते के समान मनुष्य के हृदय की गति होती है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका, ये सरिस शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार। ऐसी दूसरा है, जैसे राधा का मुख चरमा के समान सुंदर है। तो क्या आया बेटा इसमें, समान आ गया। तो ऐसी आप लिखोगे, जैसे यह देखिए, तो यह देखिए अरविंद से शिशुवरंद कैसे सो रहे, कैसे सो रहे हैं नेत्र माता के भी ऐतृप्त कैसे हो रहे। तो यह देखिए अरविंद से, तो इसमें क्या आया बेटा, से आया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, उपमा। तो ये बात ध्यान रखनी है, बस फिर सुनिए आप कि जिस लाइन में कविता में पंक्तियों में सा से सी सदृश सरिस समान समतुल्य, इनमें से अगर एक भी शब्द मिल जाता है तो उसका मतलब वो उपमा अलंकार है। ओके बेटा, देखो बेटा अब आपका यमक अलंकार। अब देखो मुझे विश्वास है बेटा कि आप उपमा और अनुप्रास को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखो यमक अलंकार क्या है, यमक में बेटा क्या है, देखो अनुप्रास की तरह ही है। अनुप्रास में क्या बताया बेटा, अनुप्रास में दो वर्ण बार बार आते हैं, लेकिन इसमें दो शब्द बार बार आते हैं, लेकिन हर शब्द का क्या होता है बेटा, अर्थ अलग अलग होता है। देखो दो शब्द या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं बेटा, जिसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसकी आवृत्ति अलग अलग हो। देखो अगर आपके समझ में ना आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा कि जिस पंक्तियों में एक शब्द
दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है बेटा? अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सुनिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा। जैसे आपका काली घटा का घमंड घटा, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा एक शब्द दो बार है। एक देखो काली घटा, एक तो ये शब्द है, घमंड घटा और एक ये शब्द है। ये दोनों शब्द दोनों एक जैसे हैं और दो बार आए हुए हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब क्या है? देखो काली घटा, घटा माने बेटा बाल होता है, घमंड घटा, घटा माने कम होना। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ है बेटा कम होना है। ऐसे देखो बेटा, कहे कवि बेनी बेनी, बयाल की चुराई लीनी, कि कह कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति सोबत सरती के शरीर की। तो बेटा कह कवि बेनी, लेकिन एक चीज़ मैं टॉपिक को बंद करके आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा। देखो समझ ध्यान से देखना, यहाँ कै और कै मिला हुआ है, तो पता कौन सा अलंकार हुआ इसमें? अनुप्रास। ऐसे देखो कह कवि बेनी और बेनी, यहाँ पर बेनी शब्द दो आ रहा है। कह कवि बेनी, बेनी कवि का नाम है, जैसे आता है कह कवि सूरदास तुलसीदास, ऐसे बेटा कह कवि बेनी, बेनी कवि का नाम है। बेनी बयाल की चुराई लेनी, तो बेनी, इस बेनी का मतलब क्या होता है बेटा? चोटी। कि राधा सौंदर्य पाठ से लिया गया है कि राधा की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कवि बेनी ने बताया है कि राधा ने सांप से चोटी चुराई है, हाथी से चाल चुराई है, कामदेव की पत्नी से थोड़ी थोड़ी सुंदरता चुराई है। उस पाठ में ये लिया गया है। एक आपका सुनो, कनक कनक ते 100 गुनी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मिल भी जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या पाए बोराए जग और या खाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। देखो तो ये कनक और एक ये कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या पाए बोराए जग और वा खाए बोराए। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। कनक माने सोने की जो महत्व है, उसका गुण है उसके, कि सोना जो है कनक माने धतूरे से 100 गुना महंगा होता है। सोना धतूरे से 100 गुना महंगा होता है, लेकिन दोनों की अधिकता बेकार है। या पाए बोराए जग, जिस आदमी को ज़्यादा सोना पा जाता है वो सोने को ज़्यादा पाने से पागल हो जाता है। या खाए बोराए, और धतूरे को ज़्यादा खाने से लोग पागल हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार इसका क्या है? अलग अलग है। एक और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं छोटा सा बता दूँ आपको कि सारंग कर सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग ने सारंग को देखकर की सारंग पर चोट। यहाँ पर सारंग शब्द 6 बार आया है, लेकिन 6 की 6 बार इसका क्या है? अर्थ अलग अलग है। तो बेटा ये आपका यमक अलंकार आपके समझ आया कि हाँ एक शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। देखो बेटा ऐसी आपका शेष अलंकार, सलेश और यमक दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है और थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यमक में क्या है बेटा? एक शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आता है, लेकिन सलेश में क्या है? शब्द एक, अर्थ ज़्यादा। इसमें शब्द ज़्यादा और उसके अर्थ भी अलग अलग। इसमें एक ही शब्द होगा, लेकिन उसके अर्थ दो से ज़्यादा होंगे। जैसे आपका
जैसा कि ये है, माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, कल हमारी बार। देखो बेटा, यहाँ पर कलिया शब्द एक बार आया है कि माली आवत देख कर कलिया कर पुकार, फूले फूले चुन लिए और कल हमारी बार। यहाँ पर जो कलिया शब्द है ये एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है बेटा? कलिया, कली, एक तो कली होता है बेटा फूल बनने से पहले की कंडीशन उसकी, और एक कलिया बेटा यहाँ कुंवारी लड़कियों के लिए आया है। यहाँ पर जो है बेटा इस कलिया शब्द के कारण इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बेटा? सलेस अलंकार है। एक है मंगत को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पर पट शब्द एक बार आया है कि मंगत को देख पट देत बार बार। देखो यहाँ पर पट एक बार है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? दो। मंगत को देख देत बार बार कि भिखारी को देख करके, पट माने बेटा कपड़ा और पट माने क्या होता है बेटा? दरवाजा। कि भिखारी को देख करके लोग बार बार उसको कपड़े देते हैं, या भिखारी को देख करके लोग बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ शेष अलंकार है। एक है देखो, रहीमत पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर भी बेटा पानी शब्द के दो अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, तो पानी माने इज्जत और पानी माने बेटा जल, तो इसमें भी कौन सा है बेटा? सलेस। और एक और है बेटा, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। देखो यहाँ वर्ष भानुजा और हलदर के वीर, इन दोनों में बेटा क्या है? सलेस है कि चिरंजीव रहे, इनकी जोड़ी सलाम रहे, इनमें कौन घटिया है? कोई घटिया नहीं है। अब अर्थ क्या आता है? अगर ये राधा है, राजा वर्ष की लड़की राधा है, तो ये भी है वर्षभ बैलों के मतलब छोटे भाई हैं, अर्थात हलदर कृष्ण के भाई के लिए आता है कि हलदर के वीर है, अर्थात बलराम के भाई हैं, कि राधा और कृष्ण की जोड़ी सम्मत रहे। इनमें कौन घटिया है? कोई भी घटिया नहीं है। अगर ये राजा वर्ष की लड़की हैं तो ये भी हलदर के भाई हैं। दूसरा है कि गाय और बैल की जोड़ी सलामत रहे। क्यों? देखो, यदि ये बैल की छोटी बहन है तो ये भी हल्द को धारण करने वाले बछड़ों के वीर भाई हैं। तो यहाँ भी बेटा क्या है? आपका सलेस अलंकार है। अब देखिए अगला, देखिए अब उत्प्रेक्ष अलंकार। देखो उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होगा? इसमें भी एक ट्रिक है कि जहाँ पर मानो, जानो, जनहू, मनहू, इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए बेटा, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटू, सोहत ओढ़े पीठ पटू, शाम सलोने गात, गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, तो यहाँ पर भी मानो आया है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो मानो, जानो, जनु, अनु, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग जहाँ भी हो वहाँ पर आपको उत्प्रेक्ष अलंकार लिखना है। अब देखिए इसके बाद देखो बेटा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए।
जहाँ विश्वास भी ना आए हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और वो बात कही जाए कि वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई। लंका शीघ्र ही, इसको शीघ्र बोलते हैं बेटा जल्दी। लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। ये बात हो नहीं सकती बेटा, सुनिए, कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी नहीं थी, लेकिन जब तक लंका जल करके राख हो गई थी और सारे राक्षस भाग गए थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूंछ में आग लगने से पहले लंका जल जाए, राक्षस भाग जाए? नहीं। तो ये कौन सा है आपका अतिशोक्ति। दूसरा आपका लेके चलते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि क्या आपको साकेत नगरी दिखाई देती है कि स्वर्ग में जा रही हो? नहीं। तो ये भी क्या है बेटा, अतिशोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि देखो राणा प्रताप के घोड़े के बारे में बताया गया है। राणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। कि राणा प्रताप के चेतक की विशेषता क्या बताई गई है कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेत मुड़ जाता था। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा था इस पार जब तक चेतक था उस पार। क्या देखो ऐसा घोड़ा हो सकता है? तो आजकल तो एरोप्लेन लाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर ऐसा घोड़ा आ जाए तो देखो कि आंखों की पुतली फिरने से पहले ही घोड़ा मुड़ जाए, सोचने से पहले ही वो आगे चला जाए। तो यहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके बात बताई गई है कि हाँ राणा के पास ऐसा घोड़ा था। तो ये भी क्या है आपका अतिशोक्ति है। एक और है, देखो आला उदल पाठ से लिया है। आला उदल आपके दादा परदादा ने पढ़ा होगा। वो है देखो कि सरदारों ऐसा युद्ध चला, कि सरदारों ऐसा युद्ध चला कि दरवाजा धरती से मिल मिल जाए। एक को मारे दो मर जाए और तीजा दहशत खा मर जाए। मरो के नीचे जिंदे घुस गए, ले गए अपनी जान बचाए। तो कहने मतलब क्या कभी ऐसा युद्ध हुआ है? नहीं। तो ये भी क्या है आपका अतिशोक्ति है। इसमें भी आपको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। ये आपका अतिशोक्ति अलंकार हुआ। देखो बेटा अब है आपका अन्योक्ति अलंकार। वैसे 9th क्लास में नहीं है, 8th में भी नहीं है, 10th में है, आगे पढ़ोगे तब मिल सकता है आपको ये अन्योक्ति अलंकार। थोड़ा सा देता हूँ बेटा। अन्योक्ति अलंकार क्या है बेटा कि मान लीजिए एक आदमी साइकिल पे जा रहा है, बिल्कुल जब वो साइकिल पे जा रहा है, जाने के बाद क्या कि एक आदमी ने देखा और उसे देख करके एक गाना गाया कि देखा है पहली बार साइकिल पे गैंडा सवार। अब वो आदमी एकदम से उतर आएगा कह रहा क्या तूने मेरा नाम लिया? वो एकदम से कहे क्यों, मैंने किसका नाम लिया है? तो बेटा जब इनडायरेक्ट रूप में बात किसी और पर कही जाए वही क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। आपने देखा होगा किसी घर में हो जाता है, एक नई नई शादी हुई घर में, शादी होने के बाद भाई एक जो सास की आदत थी सुबह उठी और कहना शुरू कर दिया कि बहू के बारे में कि तूने मेरे घर का ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। एक दिन क्या हुआ, उनके चौक में आके कुतिया बैठ गई, और जब वो कुतिया आकर बैठ गई तो सासू की तो डेली की आदत उठी और कहने लगी कि तुझे पूरे संसार में एक मेरा ही घर मिला था, जो तूने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है कि कहीं और जाके नहीं जा सकती थी, और ये और वो, जब से तुमने मेरे घर में कदम रखा है मेरे सारे काम अशुभ हो गए हैं। भाई बेचारी बहू क्या करती, काफ़ी देर से सुन रही थी। वो फूक नहीं लाई, खा करके फूक नहीं जानते ना, एक डंडा टाइप का लाई और कुत्ते 2-4 टांगों में दिया। कहला बहुत देर होती है काम करते, चली जाए यहाँ से, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो सास ने बहू के बारे में कुतिया से कहा, उधर बहू ने भी कुतिया से बदला लिया। तो ऐसी अन्योक्ति अलंकार है कि जब बात को गेर करके दूसरे पर कहा जाए।
इसके बाद 2-3 ही उदाहरण है, एग्जाम्पल फिर मैं बताता हूँ कि जिन दिन देखे वो कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली यार। कुछ ऐसे हैं, देखो इनका हिंदी आपको क्या बताएं। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली यार। तो ये भी बेटा राजा एक बिहारी लाल कवि थे जो राजा जयसिंह के जयचंद के दरबार में रहते थे बेटा। उनको एक दोहा लिखने पर 1 सोने की असर दी जाती थी। तो ये बेटा उन्होंने एक दोहा लिखा था जो राजा जयचंद के प्रति लिखा था। एक है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, यही काल। अली कलिश विंध्यो, अली कलिशो विंध्यो आगे कौन हवाल। तो भी बेटा बिहारी ने ही लिख रहा कि राजा जयचंद की नई नई शादी हो जाती है, राजमहल छोड़ देते हैं, रानी महल में रहना शुरू कर देते हैं, राज के सारे काम ठप हो जाते हैं। तब बिहारी लाल क्या करते हैं, एक दोहा लिख कर भेज रहा है कि जाओ राज को दे के आओ। जैसे ही राजा जयचंद उस दोहे को पढ़ते हैं, रानी महल छोड़ करके एकदम से राजमहल में आ जाते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कलिशो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये एक भोरे को केंद्र मानकर लिखा गया था। रे भोरे, जिस कली के ऊपर तू बैठा हुआ है अभी वो पूरी तरह क्या ना पराग है, ना उसमें किसी प्रकार का मधु है, ना उसका किसी प्रकार का विकास हुआ है। जब अभी से ही तेरा ये हाल है, जब ये फूल बन जाएगी जब तेरा हाल क्या होगा। एक है बेटा, एक ये भी बिहारी का ये भी और ये भी, स्वारथ सुकृत श्रम वृथा देखी व्यंग विचारी, बाज पराए पंछी परे तू पंछी ने मारी। तो ये भी बेटा ये हिंदू होते हुए मुसलमानों का साथ दे रहा था। उस टाइम बिहारी लाल ने इसी दोहे के माध्यम से उसे रोका कि बाजरूपी राजा जयचंद कि जिस प्रकार बाज आकाश में उड़ता है, अपने शौक के लिए पक्षियों को पकड़ता है, उनकी गर्दन मोड़ करके नीचे फेंक देता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो खाएगा वो ना कुछ। उसी प्रकार राजा जयचंद को कहते हैं कि अरे राजा जयचंद, ना तो तेरा कोई लोभ है कि भाई तू राजा बनेगा, बड़ा राजा हो जाएगा, उसका राज्य मिल जाएगा, ना उनके प्रति को तेरा कोई द्वेष है, फिर भी ये बता तू अपने हिंदू भाइयों को क्यों मारा है।